अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तुझ वुचान लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन तो तुहज मेज़बां उज़मा शबीर तय सारनी वच वंज खैर मकदम करा नाजरीन उम्मीद है तुम सारी ऐसो सेहत सलामत दुआ करान अल्लाह ताला थीन तो हमेशा सेहत सलामत आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन इतकन जन तुम जत कि सेहत के निमन प्रोग्रामन मन विज़ विज़ मुख्तलिफ तकलीफन मुतलिकात बात करान तो तय ताम सु सलाह मशवर वातनावान युस जन हर रंग मौत पर आसान। नाज़रीन सेहत अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नामत होती है, लेकिन जब बात हम करते हैं ख़वातीन की तो अक्सर खामोशी और अवेयरनेस की कमी एक संगीन बीमारी को जन्म देती है और इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी हुआ है सर्वाइकल कैंसर। नाज़रीन सर्वाइकल कैंसर दुनिया में औरतों में पाया जाता है, लेकिन अगर हम सही वक्त पर स्क्रीनिंग और सही वक्त पर अगर इलाज मुमकिन हो तो इस बीमारी को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम अपना सकते हैं इसको रुकने के लिए और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। नाज़रीन एक पेशेंट को इलाज के साथ साथ एज अ फैमिली एज अ सोसाइटी इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी प्रोग्राम इसी मौजू के हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद है, मगर डॉक्टर साहिबा से बात करने ब्रोह सबूत गुजारिश करान जे अगर तुम वनकन कह त सवाल यसान डॉक्टर साहिबा सन जानन तुम हेकि वनकन सान फोन नंबरातन पे रब्त कर जन लगातार तुहदिस टीवी सेटस बन स्क्रॉल गसान वह तन गुजारिश कर ये तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करो प्रोग्रामस मज कॉल करो पे टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम तो सवाल प्रिजो मुख्तसर अल्फाजन में अजकिस मौजूस पे वलिम नाजरीन इस्तकबाल करो डॉक्टर साहिबास। आदाब डॉक्टर साहिबा। आदाब डॉक्टर साहिबा यम डॉक्टर रमा जोशी यम चेयरमैन गायनी ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरगाम दिल्ली मज। डॉक्टर साहिबा चूँकि जन मौजू चोरमुत ये है सर्वाइकल कैंसर के हवाले से, तो शुरुआत में आपसे यही जानना चाहेंगी कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और ये कैसे डेवलप हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर यानी जो कैंसर होता है जो उसकी शुरुआत जब सर्विक्स से होती है तो उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। जी। सर्विक्स जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द वूम्ब होता है एंड जो प्रोजेक्ट करता है वजाइना में, और ये डेवलप कैसे होता है, जो हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है जब वो लंबे समय तक सर्विक्स में रहता है उसका इन्फेक्शन जो है वो परसिस्टेंट हो जाता है तो वो इसका डेवलप होने का एक कारण बन जाता है। यानी सर्वाइकल कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो हाई रिस्क टाइप होता है, उससे सर्वाइकल कैंसर होता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की तो हम ये भी कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर को एक वन ऑफ द प्रिवेंटेबल कैंसर माना जाता है, ऐसा क्यों है? सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटिव कैंसर है क्योंकि ये कैंसर जब बनता है या कैंसर पूरी तरह से जब बन जाता है उसके पहले प्री कैंसरस कंडीशन होती है, यानी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। जी। और ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जो है वो बहुत लंबी होती है और यूजुअली महिलाओं को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती, अपने आप को वो हेल्दी समझती हैं। तो जो प्री कैंसरस कंडीशन है करीब 10 से 20 साल लगते हैं उसको सर्वाइकल कैंसर के रूप में आने में। जी। इसलिए ये जो हमें लंबा समय मिलता है इसमें अगर हम डायग्नोज करते हैं प्री कैंसरस कंडीशन को सर्विक्स की और अगर उसको हम ट्रीट कर देते हैं तो सर्वाइकल कैंसर को बनने से हम रोक सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं प्रिवेंटेबल कैंसर। ये तो एक तरह से सेकेंडरी प्रिवेंशन है, बट प्राइमरी प्रिवेंशन जैसा मैंने आपको बताया कि एचपीवी जो होता है हाई रिस्क एचपीवी एक इसका कारण है। तो इस इन्फेक्शन को अगर हम रोक लेते हैं प्राइमरीली एचपीवी वैक्सीन की द्वारा की वजह से, तो उससे हम इसको कैंसर को प्राइमरीली रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अक्सर जब भी कोई बीमारी आती है तो उसके साथ जुड़े हुए कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी हो सकती है। जब बात करते हैं हम सर्वाइकल कैंसर की तो क्या अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स है इसके?
अर्ली सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत शुरुआत में, यानी जब बहुत ही अर्ली कैंसर होता है तो उसमें कहीं कोई साइंस या सिम्टम्स हो ज़रूरी नहीं है। महिला बिल्कुल समझती है कि वो बिल्कुल हेल्दी है, बट वहाँ पे अर्ली सर्वाइकल कैंसर होता है। पर जब वो सर्वाइकल कैंसर प्रॉपर तरीके से पनप जाता है, थोड़ा सा अग्रसर हो जाता है, मे बी शुरुआत की अवस्थाओं में ही, यानी अर्ली स्टेजेस में भी, तो कुछ साइंस देता है जी। और वो साइंस हैं जैसे कांटेक्ट के बाद में थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हुआ, या 2 पीरियड्स के बीच में कभी ब्लीडिंग हुई, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, अगर महीना बंद हो गया तो उसके बाद में भी कभी ब्लीडिंग हो गई, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। साइंस के रूप में लेते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह का दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती महिला को, तो कई बार ऐसा लगता है उसको कि इस तरह का जो इरेगुलरिटी आई है वो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी साधारणतया मान के इग्नोर कर देती है। बिल्कुल। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इन साइंस के बारे में, इन सिम्टम्स के बारे में जानें कि अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग है किसी भी तरह की तो हो सकता है सर्वाइकल कैंसर उसका एक कारण हो। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहबा, जैसे आपने पहली बात की HPV के बारे में, तो HPV क्या होता है और ये कैसे सर्वाइकल कैंसर के साथ रिलेटेड है? HPV एक तरह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, उनको हाई रिस्क इसलिए मानते हैं क्योंकि वो इस कैंसर का कारण बन जाते हैं, या उनके कारण से ये कैंसर होता है, उसको हाई रिस्क HPV बोलते हैं। HPV जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल इन्फेक्शन है। यूजुअली HPV ज़्यादातर महिलाओं में या होता है, हमारी पॉपुलेशन में होता है जी, पर इसका बहुत ट्रांजिएंट असर होता है और ये क्लियर अप हो जाता है बॉडी की इम्यूनिटी के कारण से। ये इन्फेक्शन जो है वो हमेशा परसिस्ट नहीं करता, ये लंबे समय तक नहीं रहता, इसलिए वो कैंसर जनरली लोगों में नहीं, जनरली महिलाओं में नहीं होता जी। पर जब ये परसिस्ट करता है उस समय, आई थिंक कुछ सालों तक ये परसिस्ट कर जाता है, उसमें ये कैंसर जो है वो पनप जाता है सर्विक्स में। जी डॉक्टर साहबा, जब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में औरतों में क्या परसेंटेज है जिनमें सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है? इंडिया में करीब 1,20,000 महिलाओं में इस रोग का डायग्नोसिस, यानी सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस हर साल होता है जी। और करीब 77,000 विमेन जो हैं इस कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है। तो इसकी जो मॉर्टेलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा कैंसर है जिसको कि बनने से हम रोक सकते हैं प्राइमरीली एक छोटे से वैक्सीन की मदद से, और सेकेंडरीली भी प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर इसकी प्री कैंसरस कंडीशन में ट्रीट कर लेते हैं तो इस कैंसर ही नहीं बनता। पर इससे होने वाली ये सबसे कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है हमारे देश की महिलाओं का। जी बिल्कुल डॉक्टर साहबा, लेकिन सही वक्त पर अगर इसकी मालूमात हासिल हो, स्क्रीनिंग हो, डायग्नोसिस हो, और उसकी वजह से हम सही वक्त पर इलाज के लिए भी सामने आ सकते हैं। डॉक्टर साहबा, जब हम देखते हैं अक्सर जो बीमारी होती है कुछ सर्टन एज ग्रुप होता है जिसको वो अटैक करती है। जब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो आमतौर पर कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिनमें सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा पाया जाता है? जनरली सर्वाइकल कैंसर कंपैरेटिवली यंग महिलाओं में होता है, 35 to 45 ईयर्स जी, और ऑन एन एवरेज अराउंड से 50 ईयर्स। सो 35 to 50 ईयर्स जो एक रेंज है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। पर ऐसा नहीं है कि ये कम उम्र की महिलाओं में नहीं होता, होता है पर कंपैरेटिवली काफ़ी लेस कॉमन होता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए कामरान चाडोरा से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, इस्तकबाल सुन प्रोग्राम मस जी, शुक्रिया जी। मैं जीतो कामरान हूं चाडोरा। जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा है, अभी मैडम बोल रही डॉक्टर साहबा HPV वैक्सीन जी, मुझे जानना था कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस सर्वाइकल कैंसर बाय दिस HPV वैक्सीन। क्या एग्जिस्टिंग कैंसर जो है
उनके लिए भी एक प्रिवेंटिव मेजर है कि जो नए कैंसर डेवलप हो रहे हैं उनको बचाने के लिए एक एचपीवी वैक्सीन है। इसका जरा मैडम से जानना था जी कि एचपीवी वैक्सीन हम कब लें और इसका क्या रोल है इसकी प्रिवेंशन में। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहबा, इनका सवाल था कि जो एचपीवी वैक्सीन है ये कैसे प्रिवेंट करता है सर्वाइकल कैंसर को, और जो बाकी कैंसर्स है क्या एचपीवी वैक्सीन उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? या एचपीवी वैक्सीन जो है वो एचपीवी इन्फेक्शन को होने से बचाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर के होने का जो मुख्य कारण है वो है एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी जो हाई रिस्क एचपीवी होता है और उसका इन्फेक्शन जब लंबे समय तक रहता है तो सर्विक्स में ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कि वो कैंसर बन जाता है। कैंसर का मतलब ये होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है उसके सेल्स की, और वो इरेगुलर बिहेवियर से डिवाइड करते रहते हैं और वहाँ पे एक ट्यूमर बन जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन है उसके कारण से सर्वाइकल कैंसर बनता है। अगर हम इस इन्फेक्शन को ही रोक लेंगे तो सर्वाइकल कैंसर नहीं बनेगा। इसलिए एचपीवी वैक्सीन जो है ये इम्यूनिटी इंट्रोड्यूस करता है बॉडी में, या इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अगर इन्फेक्शन आता है तो वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी उस इन्फेक्शन को पनपने नहीं देता है। तो ये एचपीवी वैक्सीन प्राइमरीली इसको प्रिवेंट करने का एक बहुत ही मुख्य जरिया है जिससे हम सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की तो क्या मेजर रिस्क फैक्टर्स है इसके? सर्वाइकल कैंसर का सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है एचपीवी, दैट इज़ हाई रिस्क एचपीवी इन्फेक्शन। और कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी कंडीशंस होती हैं जैसे एचआईवी। जब इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है तो भी सर्वाइकल कैंसर जो है वो उसका रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा टोबैको, आई थिंक लाइक स्मोकिंग, स्मोकिंग से भी सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि अर्ली मैरिज या अर्ली मैरिज एंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, or partners, multiple sexual partners, and also the more number of pregnancies and more number of parity, yani childbirth, I think number of children are more. So these are all little high risk factors. जैसे आपने बात की कि अर्ली मैरिज, तो बात करेंगे अर्ली मैरिज और जो अर्ली प्रेगनेंसी है कैसे इसकी वजह से जो रिस्क है सर्वाइकल कैंसर के वो बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ जाता है? जी बिल्कुल। तो आई थिंक जनरली अर्ली अगर मैरिज होती है 18 इयर्स से पहले, यानी बिफोर 18 इयर्स, जी, तो नेचुरली जो एचपीवी वायरस है उसके एक्सपोजर का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअली दिस कैन गिव राइज टू इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जी, उसमें सर्वाइकल कैंसर बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं स्मोकिंग की तो अक्सर हम देखते हैं स्मोकिंग जो है कई सारी बीमारियां हैं जिसमें स्मोकिंग का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की तो क्या कंट्रीब्यूशन रहता है स्मोकिंग का? स्मोकिंग का एक तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है कि जो भी केमिकल्स हैं दे रियली डैमेज द डीएनए ऑफ द सेल। जी। दूसरा इसका ये है कि ये दिस रिड्यूसेस इम्यूनिटी टू दैट ऑफ द एचपीवी। एचपीवी इन्फेक्शन अगर है और साथ में इम्यूनिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब एचपीवी इन्फेक्शन की जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाती है फॉर डेवलपिंग द कैंसर। जी। तो सब जब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की, क्योंकि हम बोलते हैं स्क्रीनिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेगुलर स्क्रीनिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है औरतों के लिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जब महिला अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझती है, यानी उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, जी, उस समय जैसा मैंने आपको बताया कि प्री कैंसरस कंडीशन में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती, किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं होते। जी। तो उस स्थिति में अगर हम कुछ टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि हाँ यहाँ पे प्री कैंसरस कंडीशन तो नहीं है, जी, उन टेस्ट से हमें पता लगता है कि हाँ प्री कैंसरस कंडीशन का डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म होता है। जैसे महिला बिल्कुल स्वस्थ है और एक छोटा सा टेस्ट जिसको बोलते हैं पेप टेस्ट, जी,
पेप टेस्ट है और HPV DNA टेस्टिंग है, ये दोनों टेस्ट जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जी। ताकि उसमें अगर हम करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कैंसर बनने के पहले की संभावना यानी प्री कैंसरस कंडीशन है कि नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर या साहब। कई बार बहुत शुरुआत में जब कैंसर होता है तो वो सेल्स भी इसमें पकड़ में आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जैसे आपने बात की कि हम पैप स्मीयर टेस्ट कराते, तो पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है और औरतों को कब ये टेस्ट कराना चाहिए? पैप स्मीयर टेस्ट जो होता है, जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स के सतह के ऊपर से सेल्स को एक तरह से वाइप आउट करके उसको जब हम स्लाइड पे लेते हैं या उसको किसी एक लिक्विड सॉल्यूशन में लेते हैं और फिर जब माइक्रोस्कोपी में देखते हैं कि जो सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स हैं, इन्फेक्शन के सेल्स हैं या प्री कैंसरस कंडीशन के सेल्स हैं, तो दिखाई पड़ता है कि हाँ ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है। जी। तो ये एक जो टेस्ट होता है ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है और इसको हम ओपीडी में यानी आउटडोर जब भी पेशेंट को हम देखते हैं उस समय हम आसानी से कर सकते हैं, ना इसमें किसी तरह की तकलीफ होती है ना दर्द होता है और ये उसी समय ये टेस्ट हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे आपने अभी बताया हमें, तो बात करते हैं कि औरतों को रेगुलर स्क्रीनिंग कब करानी चाहिए? जो हमारी इंडियन गाइडलाइंस हैं उसमें एक्चुअली जो फॉक्सी की गाइडलाइंस हैं हम ये देखते हैं कि हम कब कब स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं ताकि उसका जो यील्ड है वो हमें सबसे ज़्यादा मिले। जी डॉक्टर साहब। तो आइडियली जो भी वेल रिसोर्स्ड कंट्रीज, वेल रिसोर्स्ड जो हमारी सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं उसमें 25 इयर्स जी यंगेस्ट अगर महिला है एंड शी इज़ ऑलरेडी मैरिड या ऑलरेडी शी इज़ एक्टिव तो उन सिचुएशन में अराउंड 25 इयर्स। पर अगर कुछ ऐसी रूरल एरियाज़ हैं तो अराउंड 30 इयर्स वी कैन स्टार्ट द स्क्रीनिंग। रूरल एरिया में स्क्रीनिंग का तरीका भी अलग है, यानी उसमें जो पेप टेस्ट है और HPV DNA टेस्टिंग है वो अगर फैसिलिटी हमारे पास नहीं है तो एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है दैट इज़ VIA, दैट इज़ सिंपली जो सर्विक्स है उस पर हम इंस्पेक्ट करते हैं उसको आफ्टर अप्लाइंग द एसिटिक एसिड। ये उसमें हमारी जो भी आई मीन टू से the paramedical staff हैं, they are very well trained and they are given this proper training so that they can pick up कि हाँ ये जो cervix है उसमें कुछ इस तरह के changes हैं, हो सकता है जो suspicious हैं, हो सकता है वहाँ pre-malignant condition है या बहुत शुरुआत में कैंसर है, इस तरह से। बट इसको हम करते हैं 3 से 5 साल के बीच में जो है वो कर सकते हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर हम पेप टेस्ट और HPV DNA टेस्ट को कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं को टेक्सटिंग जी, तो 5 साल में एक बार ये टेस्ट करवाने की आवश्यकता होती है। जी डॉक्टर साहब। अगर हम खाली पेप टेस्ट से करते हैं तो हर 3 साल में ये टेस्ट होना चाहिए और अगर हम इसको कंबाइन करते हैं HPV DNA टेस्टिंग के साथ में तो 5 साल में ये टेस्ट जो है वो हम रिपीट कर सकते हैं और अप टू 65 इयर्स एज की महिलाओं में तक जो है हमें स्क्रीनिंग करनी होती है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं पेप स्मीयर टेस्ट की तो क्या पेप स्मीयर टेस्ट पेनफुल या डेंजरस हो सकता है? ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, जो जैसा मैंने बताया एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है बिकॉज इसमें कहीं किसी तरह का कोई कट नहीं होता जी। वी आर लुकिंग एट द सर्विक्स एट द टाइम व्हेन वी आर एग्जामिनिंग द पेशेंट एंड इसकी जो सतह है वहाँ से हम सेल्स को जो है वो वाइप आउट करते हैं और मे बी दैट वी आर टेकिंग इनटू जस्ट वेरी सॉफ्ट ब्रश सो एंड दैट डजंट गिव एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। आई थिंक ये आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई पेशेंट्स जो हम जिनको हम देखते हैं आते हैं वो ये सवाल करते हैं कि इसमें दर्द होगा क्या, तो हमें घबराहट होती है दर्द से जी, और इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता, पता नहीं चलता महिला को कि हाँ ये टेस्ट हुआ है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं HPV वैक्सीन की, जैसे हमने पहले बात की थी, तो HPV वैक्सीन कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये वैक्सीन जो है ये किस एज में लगाना चाहिए? HPV वैक्सीन की जो इफ़ेक्टिविटी है मोर देन 95%। आई विल से इट्स नियर कंप्लीट प्रोटेक्शन जी।
I'm using this word near complete protection because it's around more than 95% is the protection, which is a very big protection, I think. जी. उस तरीके से काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव है ये सर्वाइकल कैंसर को रोकने में. जी, किस एज में ये लगाना चाहिए औरतों को? इसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट जो है जब यंगर एज में देते हैं, बिफोर या यंग महिला को देते हैं बिना किसी एक्सपोजर के, जी, उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये. और यंग गर्ल्स में 9 इयर्स टू 14 इयर्स इसकी नंबर ऑफ डोजेस जो वैक्सीन की होती हैं वो भी कम होती हैं इस पर्टिकुलर एज में. इसकी इफ़ेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है जी, और इसी तरह से प्रोटेक्शन पूरा मिलता है. पर इसको हम दे सकते हैं अप टू 26 इयर्स. उसमें भी इफ़ेक्टिविटी इतनी ही है, बट हमारी नंबर ऑफ डोजेस बढ़ जाती हैं. 2 से 3 डोज में हमें देना पड़ता है. अगर सपोज 15 साल से 26 साल तक की महिला है, उसको हमें 3 डोजेस देनी पड़ती हैं इस वैक्सीन की. जी. तो साहब जो वैक्सीन है HPV वैक्सीन की जब हम बात करते हैं तो अगर आपने जैसे बात की कि 26 इयर्स, अगर एक वुमन है वो मैरिड है, अब उसने पहले ये वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो क्या वो शादी के बाद ये वैक्सीन लगवा सकती है? अगर उसकी जो उम्र अगर सपोज 26 साल से ज़्यादा है, 26 साल से कम है तो डेफिनेटली अगर वो मैरिड है तो भी, और मैरिड नहीं है तो भी वो वैक्सीन ले सकती है. मैरिज के बाद में और जैसे जैसे एज बढ़ती है 26 से 45 साल तक की महिलाओं में इस वैक्सीन को हम दे सकते हैं, पर उसकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है जी. क्योंकि ऑलरेडी महिला जो है वो HPV इन्फेक्शन को एक्सपोज हो चुकी है. तो जब एक्सपोज हो जाते हैं तो उसकी जो इफ़ेक्टिविटी जितनी 26 साल से कम उम्र की महिलाओं में होती है उतनी नहीं हो पाती. तो उसमें एक सुपरविजन की आवश्यकता होती है और उसको एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये वैक्सीन लेना होता है, क्योंकि कल को कहीं कोई प्री कैंसरस कंडीशन तो नहीं है या बहुत शुरुआत में सर्वाइकल कैंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है. जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए HPV वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या कुछ ऐसे और भी कैंसर्स है जो औरतों में पाए जाते हैं जिसके लिए HPV वैक्सीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये HPV से रिलेटेड जो भी कैंसर्स होते हैं, मोस्ट कॉमन इज सर्वाइकल कैंसर. उसके अलावा विजाइनल कैंसर्स होते हैं बिकॉज इट इज़ द लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और द जेनाइटल ट्रैक्ट. ये पूरा जो आई थिंक लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें विजाइनल कैंसर है, उसमें वल्वर कैंसर है. ये कैंसर्स जो है वो महिलाओं में प्रिवेंट होते हैं अगर हम HPV वैक्सीनेशन देते हैं तो. जी. तो साहब जब हम बात करते हैं इस वैक्सीन की, HPV वैक्सीन की करते हैं बात, तो क्या कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है इसके हवाले से? इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं. शुरू में आज के कई साल पहले जब ये वैक्सीन को हमने देना शुरू किया था तो बहुत सारे सवाल आए जो इन जनरली लोगों ने उठाए जी, कि इसको लेने से जो है वो इनफर्टिलिटी हो जाती है. सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ है जी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी बच्ची को अगर हमने ये HPV वैक्सीन दिया तो. उसके अलावा ऐसा समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं जी, या फिर आई मीन टू से उसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ में जो है वो तकलीफ हो सकती है जी, या किसी तरह की तकलीफ आ सकती है. क्योंकि ये जो वायरस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है जी, इसलिए आई थिंक कई लोग इस बारे में ऐसा सोचते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम HPV वैक्सीन को देने से आ सकती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिथ है. जी, जैसा मैंने आपको बताया वैक्सीन का मतलब ये है कि ये उस इन्फेक्शन को रोकता है जी, बट बाकी आई थिंक जो हेल्थ है वो बिल्कुल वैसे ही रहती है जो अदरवाइज होती है. बिल्कुल. इसमें ये भी मिथ था कि हाँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. अब साइड इफ़ेक्ट्स ये वैक्सीन इतना आई थिंक उस बिल्कुल इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं होते और काफ़ी सेफ है. जी, तो इसके बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते इसके कुछ बहुत छोटे से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स कहूँगी जो कि किसी भी इंजेक्शन से हो सकते हैं. जी डॉक्टर साहब. और उसमें जैसे जब ये
जो वैक्सीन है इसको हम इंट्रामस्कुलरली देते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो जिस साइट पे हमने इंजेक्शन दिया है वहाँ पे एक थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, कई बार लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। तो ये जो चीज़ें हैं दे आर सेल्फ कंट्रोल्ड, उसमें कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं आती है। जी डॉक्टर साहब। पर ये जो वैक्सीन है इसको हम सुपरवाइज तरीके से देते हैं। ये किसी भी क्लिनिक में या किसी भी हॉस्पिटल जो प्रेमिसेस हैं उसमें जनरली प्रेफर किया जाता है देना। कोई भी यंग गर्ल या कोई भी यंग महिला या कोई महिला जिसको कि HPV वैक्सीन लेना है तो उसको अंडर सुपरविजन डेफिनेटली डॉक्टर की देते हैं, जो कि ट्रू है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन्स। तो सब जब हम बात करते हैं HPV वैक्सीन की, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है? ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जी। है। अगर आप देखें सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जब होता है और उसका जो ट्रीटमेंट होता है, पहले उसका डायग्नोसिस, फिर उसके बाद में उसका वर्कअप, ये देखने के लिए कि क्या स्टेज है इस सर्वाइकल कैंसर की, आगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो जो भी ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट एंड ओवरऑल वर्कअप ऑफ सर्वाइकल कैंसर की कॉस्ट वो चली जाती है। ये सर्वाइकल कैंसर होता ही नहीं है, और ये जो वैक्सीन है इसकी कॉस्ट जो है अराउंड 2000, अगर सपोज मैं आपको इसका जो कॉस्ट है ऑन एन एवरेज उसके आसपास होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इट डिपेंड करता है कि कौन सा वैक्सीन जो है आप दे रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कॉस्ट पे। जी, तो क्या HPV वैक्सीन के टाइप्स क्या होते हैं? HPV वैक्सीन जो है वो जनरल गार्डासिल यानी क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जो है वो गार्डासिल है, एंड इट कैन बी 9 नैनोवेलेंट वैक्सीन भी होता है, बाईवेलेंट वैक्सीन भी होता है, वो सर्वरिक्स है। और इसी तरह से अभी वैक्सीन जो है, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट जी फॉर द गर्ल्स ऑफ द एज ऑफ 14 ईयर्स। जो हमारी यंग गर्ल है वो 14 ईयर्स की अगर है तो वो फ्री वैक्सीन ले सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और हेल्थ डिस्पेंसरीज में, गवर्नमेंट हेल्थ डिस्पेंसरीज में, इवन स्कूल्स में। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कुछ टाइप्स बताया HPV वैक्सीन की, तो क्या इनकी इफेक्टिवनेस सेम होती है? इफेक्टिवनेस जहाँ तक कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंशन की बात है वो सेम होती है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो सर्वाइकल कैंसर के हवाले से क्या कुछ मिसकंसेप्शंस हम आमतौर पर सुनते हैं? सर्वाइकल कैंसर पे जनरली ऐसा ये सवाल हमारे पेशेंट्स उठाते हैं कि किसी को अगर कैंसर सर्विक्स है तो खास तौर पे कहीं कोई पार्टनर को तो कोई दूसरा कैंसर, ये कैंसर नहीं लग जाएगा, या फिर उसके आसपास जो भी उसकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको तो ये कोई कैंसर नहीं हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ है, जो कि ऐसा नहीं होता है, और ये कहीं कोई कंटेजियस सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है हेल्दी रहने के लिए, और जब बात आती है सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, तो न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल रहता है? न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। इन जनरल न्यूट्रिशन का बड़ा रोल है जी, क्योंकि एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट से डायरेक्ट कोरिलेशन है। जी बिल्कुल। तो कुछ डाइटरी डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर का कारण बन जाती हैं। खास तौर पे कैरोटीनॉइड्स की जो डेफिशिएंसी होती है वो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। जी डॉक्टर। तो डाइट जो है वो न्यूट्रिशियस हो, और अगर हेल्दी डाइट होती है जिसमें कि हम कुछ जैसे कैरोटीनॉइड्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त अगर डाइट होती है तो दैट इज क्वाइट प्रोटेक्टिव फॉर सर्वाइकल कैंसर। जी डॉक्टर साहब। जैसे फोलेट्स हैं और ये सारी चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स एंड कलर्ड वेजिटेबल्स, दे आर हाईली प्रोटेक्टिव। जी डॉक्टर साहब। सो आई थिंक इसके साथ में डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं,
and also lentils हैं. बिल्कुल. And also I think vitamin E, if suppose you look into the source of vitamin E, then almond is a very rich source of vitamin E. And also the sunflower seeds. सीड्स बिल्कुल. So इस तरह की चीज़ें अगर डाइट में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो नेचुरली उसकी नेचुरल डेफिशिएंसी नहीं रहेगी. बिल्कुल डॉक्टर एंड साहब. दैट डाइट विल बी हेल्दी. जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल की क्या इंपॉर्टेंस रहती है सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने में? आई थिंक लाइफस्टाइल की काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंस जी. है. एज आई सेड दैट नेचुरली इन व्हाट वे वन इज लुकिंग एट द लाइफस्टाइल, दैट इज इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. इसमें सबसे बड़ा रोल आता है कि जो हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है. बिकॉज बाकी जो है एक्चुअली मल्टीपल पार्टनर्स एंड ऑल, आई थिंक ये जो एक तरह से बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर सर्वाइकल कैंसर. So naturally change of the lifestyle in the different ways, and also the smoking, more consumption of the alcohols and all, they can contribute to cervical cancer. जी डॉक्टर साहब, यूजुअली हम जब बात करते हैं जंक फूड की, तो हम जंक फूड जो बोलते हैं कि जंक फूड जो होता है बिल्कुल अनहेल्दी होता है और इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है हमारी सेहत पे. तो जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, क्या जंक फूड से कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, जंक फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो सर्वाइकल कैंसर को बढ़ावा दे सकते हैं? या जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, इवन प्रोसेस्ड मीट, जी, they are not good for actually the health, and they increase the incidence or the risk for the developing even the cervical cancer. This is in general true for any cancer, but it has been correlated. These kind of the food, if suppose one is using more and more, I think the chances of the risk of the cervical cancer is also increased. जी. तो सब जब बात करते हैं स्टेज की, तो सर्वाइकल कैंसर की क्या डिफरेंट स्टेज है? स्टेज का मतलब जब सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि डायग्नोसिस इसका जो होता है वो एक कंफर्मेशन डायग्नोसिस जो है वो सर्वाइकल बायोप्सी पे होता है. यानी सर्विक्स के ऊपर एक छोटी सी ग्रोथ है, यानी एक छोटा सा ट्यूमर है. उसकी जब हम बायोप्सी लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में जांच करते हैं तो पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर है. और वंस वी डायग्नोज सर्वाइकल कैंसर, तो हमें ये देखना होता है कि सर्वाइकल कैंसर वहीं पे सीमित है या आसपास कहीं पे भी उसका स्प्रेड है, या डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे कोई स्प्रेड है, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस. जी. कैंसर जो है नॉन कैंसर या बिनाइन कंडीशन से डिफर इसी चीज़ में करता है कि ये जो सेल्स हैं अपनी जगह पे तो ग्रो करते ही हैं जहाँ पे कि कैंसर पनपता है, यानी कैंसर की जहाँ शुरुआत होती है. जी. पर उसके आसपास के जो हिस्से हैं वहाँ पे भी वो घर कर जाता है, वहाँ स्प्रेड कर जाता है विद द टाइम, अगर हम ट्रीट नहीं करें तो. और वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी चला जाता है, जैसे लिवर है, लंग्स है, इवन बोन्स तक में आ सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला और डिजीज़ काफ़ी एडवांस्ड हो गई. तो जो इसकी जो स्टेज है वो डिफाइन करती है कि ये जो सर्विक्स का कैंसर है ये केवल सर्विक्स में सीमित है या आसपास के टिश्यूज़ में, यानी वो पैरामीट्रियम में या पेल्विस के बाकी पार्ट्स में चला गया है, बिल्कुल, या वहाँ से किसी दूसरे ऑर्गन में चला गया है. तो उस तरह से स्टेज 1 जो होती है वो होती है जब ये सर्विक्स में सीमित होता है. बिल्कुल. पर अगर सपोज पेल्विस में चला गया तो स्टेज 2 और स्टेज 3 हो जाती है. पर अगर वो शरीर के किसी दूसरे पार्ट में चला गया, जैसा लंग्स है, लिवर है, तो उसकी स्टेज 4 हो जाती है. इसीलिए कहते हैं कि शुरुआत में जब डायग्नोसिस होता है और अर्ली स्टेज में जब डायग्नोसिस होता है तो चांसेस ऑफ क्योर जी आर वेरी गुड, बिल्कुल, इन सर्वाइकल कैंसर. जी. डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की डायग्नोसिस की, इसमें सर्वाइकल बायोप्सी आता है. बिसाइड्स दैट और कौन से ऐसे डायग्नोसिस हमारे पास अवेलेबल है सर्वाइकल कैंसर के लिए? सर्वाइकल कैंसर जब पूरी तरफ से डेवलप कर जाता है तो बायोप्सी इज़ द ओनली कंफर्मेटिव डायग्नोसिस. उसके पहले जब बहुत शुरुआत में सर्वाइकल कैंसर होता है जो कि देखने से नहीं दिखता, तो उस समय हमें ज़रूर, अगर प्री कैंसरस कंडीशन होती है या माइक्रोस्कोपिक सर्वाइकल कैंसर
की सिचुएशन है या कंडीशन है, तो उसको कॉल्पोस्कोपिक इवैल्यूएशन से मींस एक तरह से समझ सकते हैं कि अंडर मैग्निफिकेशन कुछ स्टेन्स के साथ में हम इसको देखते हैं, और जो भी एबनॉर्मल एरिया है उसको हम जब बायोप्सी करते हैं तो पता लगता है कि ये बहुत ही एक माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में जो है वो इसकी डायग्नोसिस होती है, या बहुत अर्ली सर्वाइकल कैंसर है जी। तो उसका, बट अगेन कि उसका जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है दैट्स ओनली ऑन बायोप्सी। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं अवेयरनेस की, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि औरतों में अवेयरनेस हो रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर? ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक ऐसा कैंसर है जिसको हम होने से रोक सकते हैं, और उसको हम होने से रोक ही नहीं सकते, बल्कि ये भी है कि अगर बहुत ही प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में है तो उसको ट्रीट करके भी रोक सकते हैं। और अगर जल्दी डायग्नोसिस हो जाए सर्वाइकल कैंसर का, यानी शुरुआत की स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाता है सर्वाइकल कैंसर का, तो इसको हम पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं, यानी क्योरेबल है ये प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में। तो महिला को ये पता नहीं होता, एक बार कैंसर का नाम सुनते हैं और इतनी तकलीफ में आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है, उस महिला पे नहीं आता, वो पूरे परिवार पे भी होता है, साथ में जितने भी रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, किसी को भी, सभी को ये एक तरह से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है कि इस कैंसर का मतलब है कि अब ये सरवाइव नहीं करेगी, जो एक गलत इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल। अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ गया। हम जो ये कैंसर जो पहले हम बहुत एडवांस स्टेज में डायग्नोज करते थे, बिल्कुल, इन लास्ट 10 इयर्स हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली अभी भी कंपैरेटिवली पेशेंट्स जो हैं वो डायग्नोज होते हैं, बट वो जल्दी वाली स्टेज में होते हैं, यानी अर्ली स्टेजेस में इसका डायग्नोसिस होता है। जी डॉक्टर साहब। तो ये चेंज आ रहा है और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जानती हैं, और अगर वो ये समझ पाएँ, उनको अवेयरनेस हो कि हाँ ये जो सिम्टम्स हैं जो मैंने बताए, इन सब में किसी में दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। अगर किसी भी तरह की कॉन्टैक्ट स्पॉटिंग हो किसी महिला को, हो सकता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, या किसी का मेनोपॉज आने के बाद में भी थोड़ा सा ब्लीडिंग हो, तो उसको जाके अपना चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि कल को मेरे को कोई सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। ये जो सिम्टम्स हैं वो किसी दूसरी वजह से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से, लेकिन जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, पर जांच करवाने से हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये सर्वाइकल कैंसर नहीं है, और अगर दूसरे कारण से है तो उसका जब इलाज होगा तो वो महिला ठीक भी हो जाएगी। जी तो सब अक्सर हम देखते हैं कि जो ये होते हैं, औरतें होती है वो सही वक्त पे नहीं आती हैं। अगर सही वक्त पे वो उसका डायग्नोसिस हो तो सही वक्त पे इलाज भी मुमकिन है और इसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है, असरा पुलवामा से आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं अजरा पुलवामा से बोल रही हूँ मैम। जी, इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम है। जी मैम, थैंक यू। अपना सवाल पूछिए। जी मैम, आप मुझे बताइए जो कैंसर सर्वाइकल कैंसर की अर्ली वार्निंग साइन होते हैं क्या मैम? अगर है तो क्या होते हैं? जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, अपना सवाल फिर से पूछिए। जी मैम, जो सर्वाइकल कैंसर की जो साइंस होते हैं ना, वार्निंग साइंस, जी जी वो क्या होते हैं? मतलब होते हैं तो क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा इंसान को? जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, इनका यही सवाल है कि साइंस क्या है सर्वाइकल कैंसर की, कैसे पता चलेगा हमें कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? या एक तो कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। साइंस का मतलब ये होता है कि कुछ इंडिकेशंस आपको मिलते हैं, जैसे कि संपर्क में आने के बाद में अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई। अब आपको ये समझना है कि इस तरह की सिचुएशन जो है, इन सब में किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। अगर संपर्क के बाद में थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हुई है तो आपको सतर्कता बरतनी है और बेसिकली चेकअप कराना है। इसके अलावा 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग दिखाई देती
या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जब कभी भी पीरियड आता है तो, या अगर महीना बंद हो गया यानी मीनोपॉज आ गया। मीनोपॉज का मतलब ये है कि करीब अराउंड 51 इयर्स की एज में, 50 इयर्स की एज में अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं पूरी तरह से और किसी समय आपको ब्लीडिंग दिखाई पड़ी, इसका मतलब ये एक साइन हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। तो इन सब साइंस को आपको समझना है कि अगर ऐसा कभी भी हो तो जाके आपको जांच करवानी है। आपको नहीं पता चलेगा कि सर्वाइकल कैंसर है, आपको जाकर के जांच करवानी है और स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट के पास में या गायनी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास में जाके जांच करवानी है ताकि ये पता चले कि ये सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर जुड़ गई मुंतहा पामपुर से, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल आपका प्रोग्राम है, अपना सवाल पूछिए। जी शुक्रिया। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि वेजाइनल हेल्थ का या वेजाइनल हाइजीन का क्या असर पड़ जाता है सर्वाइकल कैंसर पर, और एक चीज़ जो ड्यूरिंग पीरियड हमें किन चीज़ों को डूज और डोंट्स क्या रहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मिथ्स रह चुके हैं इस बारे में कि इससे फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है, उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, इनका पहला सवाल था कि वेजाइनल हेल्थ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका क्या रोल रहता है सर्वाइकल कैंसर में। वेजाइनल हेल्थ इज़ अ फंक्शनल हेल्थ, राइट। हेल्दी कोई भी महिला अगर जब हेल्दी होती है तो नेचुरली वेजाइनल हेल्थ यानी सेक्सुअल हेल्थ की बात होती है। वेजाइनल हेल्थ और सर्वाइकल हेल्थ काफ़ी कोरिलेट करती हैं चीज़ों को। किसी तरह का अगर सर्विक्स में इन्फेक्शन है तो वो वेजाइना में भी हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन सर्विक्स में भी जा सकता है। पर जहाँ तक सर्विक्स के कैंसर की बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विक्स का जो कैंसर होता है वहाँ पे HPV इन्फेक्शन जो है उससे जो ये कैंसर पनपता है उसके चांसेस कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं बजाय वेजाइना के। तो वेजाइनल हेल्थ को अगर आप इस तरह से देखें कि सेक्सुअल यू कैन से कांटेक्ट के बाद में ब्लीडिंग होती है, यानी वो वेजाइनल हेल्थ को इनडायरेक्टली प्रेडिक्ट करती है कि आपको ब्लीडिंग हुई आफ्टर द कांटेक्ट, इसका मतलब हो सकता है ये सर्वाइकल कैंसर का एक साइन हो। जी, तो दैट इज़ हाउ यू कैन लुक एट द वेजाइनल हेल्थ। दूसरा सवाल था इनका कि पीरियड्स के दौरान डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं। पीरियड्स के टाइम पे नेचुरली आप एक पीरियड्स के टाइम पे एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा स्वच्छता बरतती हैं, यानी चेंज ऑफ द पैड्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। और आई थिंक आपको क्लीनलीनेस जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। डोंट्स का मतलब ये है कि कोई भी वेजाइनल फंक्शन या वेजाइनल एक्टिविटी ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट, तो एनी काइंड ऑफ द इन्फेक्शन अदरवाइज कैन गिव राइज टू प्रॉब्लम। जी डॉक्टर साहब, सो दैट्स हाउ यू कैन लुक इनटू इट। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गया अली मोहम्मद, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ, बहुत शुक्रगुजार है दूरदर्शन के, आप प्रोग्राम ऐसे कर रहे हैं जिससे हमें बहुत अवेयरनेस से मिलती है। खासकर जो आपने जो डिजीज चुनी है कैंसर, तो इसके लिए मुझे एक बात मैं प्रोग्राम तो देख रहा था तो पूरा दीजिए मुझे एक बात समझाया दे, जो आपने डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि 14 से 46 साल तक हम इंजेक्शन कर सकते हैं जी, और 46 साल के बाद जो बात की महिलाएं हैं जी, तो उनका क्या होगा कि वो कैंसर कहाँ तक जा रहा है। मान लो कि 60 साल 35 साल, इसमें भी जांच नहीं है जी, मान लो कैंसर 14 से 46 साल तक आप इसमें बोला कि हम इंजेक्शन कर सकते हैं वैक्सीन। और कॉल ड्रॉप हो गई। जहाँ तक मुझे समझ आया इनका सवाल था कि आपने जैसे वैक्सीन की बात की 14 से लेकर 26 तक आपने बात की, तो उसके बाद जो मैरिड है उनका क्या रहता है, किस एज तक? ये मैंने जो बात की है ये है 9 साल से लेकर के 26 साल तक की महिलाओं में। 9 साल से लेकर 14 साल तक की जो गर्ल्स हैं उनको जो ये वैक्सीन है उसमें नंबर ऑफ डोजेस कम लगती हैं, और जो 15 साल से लेकर 26 साल तक की महिलाओं में है वो 3 डोजेस लगती हैं। अब
इसमें इफेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है अगर वैक्सीनेट करेंगे तो, या एचपीवी वैक्सीन देंगे तो। पर अगर 26 साल से 45 साल तक की उम्र की महिलाओं में ही दिया जा सकता है, 45 साल से आगे की महिलाओं में इसको नहीं दिया जा सकता। तो पर वहाँ पे जो इसकी इफ़ेक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो हमेशा महिला को अंडर सुपरविजन जो है ये वैक्सीन लेना चाहिए। अगर उसकी एज जो है वो 26 ईयर्स से ज़्यादा, यानी 27 साल से 45 साल के बीच में है तो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हो सकता है कि कहीं कोई प्री कैंसरस कंडीशन हो या कहीं कोई शुरुआत हो सर्वाइकल कैंसर की, उसको जांच करके पूरी तरह से ये देखना चाहिए कि हाँ ये स्थिति नहीं है, तो उस सिचुएशन में महिला जो है वो एचपीवी वैक्सीन ले सकती है। इसलिए उसमें सुपरविजन के साथ में देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है सर्वाइकल कैंसर के हवाले से? अर्ली स्टेज जो होती है सर्वाइकल कैंसर की, यानी ये जो कैंसर है खाली सर्विक्स तक सीमित होता है, तो सर्जरी जो है वो इसका एक मेन ट्रीटमेंट है। सर्जरी जो होती है सर्वाइकल कैंसर में वो अलग तरह की होती है, यानी खाली गर्भाशय को ही नहीं निकालते, बट जो सर्विक्स होती है उसके आसपास का जो नॉर्मल टिश्यू है उसको भी हम निकालते हैं विद द प्रिकॉशंस, सो दैट हम ये जो भी कैंसर है उसको हम प्रॉपरली जो है विथ रिस्पेक्ट जो है वो बाहर निकालें जी। और उसके साथ साथ हम लिम्फ नोड्स को भी एड्रेस करते हैं। जैसे कोई भी एक ऑर्गन है उसका जो ड्रेनिंग जो होता है दैट इज़ द लिम्फ बैड, तो लिम्फ नोड्स में जो है ये प्रॉब्लम जा सकती है। हमारा एम ये होता है देखें कि जो चीज़ सीमित है वो कहीं पे माइक्रोस्कोपिकली किसी दूसरी जगह पे तो ये कैंसर सेल्स नहीं चले गए हैं जी, ताकि हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये स्टेज 1 है। और जब स्टेज 1 होती है तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिसमें कि बाकी रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं। हम ये देखते हैं कि आगे आने वाला रिस्क कैसा है, बेस्ड ऑन दैट हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको रेडिएशन थेरेपी चाहिए या कीमोथेरेपी चाहिए। क्योंकि कैंसर का जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो ये 3 जो हैं वो तरीके होते हैं या 3 मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट हम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इन मेथड्स पे हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर शाहिदा, हवल से आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा बोल रही हूँ हवल से। जी, इस्तकबाल आपका प्रोग्राम में। जी, मुझे मैडम से सवाल पूछना है कि किन औरतों को सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए और मतलब कब? जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि किन औरतों को स्क्रीनिंग करनी चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए और कब कब करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। वो महिला जो कि पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ समझती है, जिसको जो मैंने अभी साइंस बताए इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी समझ रही है अपने आप को, जो मैरिड है और मैरिज के जनरली 2 साल के बाद वो अपनी स्क्रीनिंग शुरू करवा सकती है, अपना एक चेकअप करवा सकती है, गायनाकोलॉजिकल चेकअप, और उसमें एक छोटा सा टेस्ट जो मैंने आपको बताया पेप टेस्ट, जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है वो शुरू कर सकती है। नाउ ये पेप टेस्ट और उसको हम एचपीवी डीएनए से भी कंबाइन कर सकते हैं। 3 से 5 साल की एक्चुअली उसमें इंटरवल में जाके वो ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो रिपीट करवा सकती है। हमें ये भी देखना होता है कि अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो हम कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी भी आपको एडवाइस कर सकते हैं कि ये स्क्रीनिंग 5 साल पे नहीं हो सकता है, आपको 2 साल में करवानी हो। और इसको हम 65 इयर्स तक की एज तक जो है वो करवा सकते हैं स्क्रीनिंग। तो ये एज ग्रुप्स हैं जिसमें कि हमें ध्यान देना चाहिए। और ईयरली अगर आप अपना चेकअप करवाएं, जिसमें कि गायनाकोलॉजिकल चेकअप भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली महिलाएं जो है वो गायनाकोलॉजिकल चेकअप को इग्नोर करती हैं, ये हमने जनरली देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको ये पता चलता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कहीं कोई प्री कैंसरस कंडीशन या कोई रिस्क नहीं है,
तो जिस कैंसर से बच सकते हैं उस कैंसर से हम बच जाते हैं। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चलता है कि हाँ, हमारी जेनाइटल हेल्थ कैसी है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ गए मसूद भट्ट पामपुर से, आए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो। या हेलो। हेलो। आई एम ऑडिबल? जी जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि एक हस्बैंड को भी एचपीवी के लिए टेस्ट के लिए जाना चाहिए? जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेस्टर्न कंट्रीज में एचपीवी का जो इन्फेक्शन है, दिस इज नॉट ओनली द विमेन जो है उसमें अफेक्ट होती हैं, बट दीज आर द मेन एज वेल। मेन को किसी तरह की ज़रूरी नहीं है कोई प्रॉब्लम हो एचपीवी से रिलेटेड, इसलिए मेन के लिए भी अब वैक्सीन जो है इसका आई मीन टू से वैक्सीन जो है वो एडवाइजेबल है फॉर द मेन। का मतलब ये है कि यंग बॉयज़ में फ्रॉम 9 to 26 years एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन्स टू दैट ऑफ द विमेन जो है वो वैक्सीन जो है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो दोनों पार्टनर्स इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं, विमेन एज वेल एज मैन। So they can also take the vaccine up to the age of 26 years. This is what has been recommended. And उसमें भी HPV जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। बट इसमें HPV के कुछ कैंसर्स होते हैं मेन में, जैसे कि आई मीन टू से मोस्ट कॉमनली जो कैंसर्स हैं पेनाइल कैंसर्स हैं, एंड ऑल्सो द कैंसर्स एनल कैंसर्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि क्या प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ड ऑन दैट जहाँ पे भी एक्सपोजर होता है एचपीवी का वहाँ का कैंसर हो सकता है। तो मेन आर ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम दैट ऑफ द एचपीवी इंड्यूस्ड कैंसर्स। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे थे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए जब हम जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है सर्वाइकल कैंसर का, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी देते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड्स है, कौन कौन से ऐसे 3 मेथड्स? एक तो सर्जरी। सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जरी कब होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, किस एक्सटेंट की सर्जरी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में है, और उसके लिए हमें पूरी तरह से वर्कअप करके देखना होता है कि कहीं कोई और कैंसर नहीं फैला है। दूसरा जो है वो रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन सर्जरी में तो हम जहाँ पे भी डिजीज़ होती है उसको हम बाहर निकालते हैं, वो सर्जरी होती है। जो रेडिएशन थेरेपी है वो कैंसर सेल्स को वहीं ख़त्म करती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी, है ना। और तीसरी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब ये है कि जो ब्लड के थ्रू यानी वेन्स में देते हैं उसको, एंड वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है कि जहाँ पे भी कैंसर सेल्स होते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करती है। तो जनरली अगर कैंसर फैला हुआ होता है तो हम कीमोथेरेपी का सहारा शुरू में लेते हैं। अगर स्टेज बढ़ी हुई है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, तो इसमें रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी को कंबाइन करके ट्रीट करते हैं। और अगर मेटास्टेटिक है यानी काफ़ी शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच गए या कैंसर पहुंच गया है कैंसर, तो हम कीमोथेरेपी से, कीमोथेरेपी के साथ साथ अब जो है इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी भी एक तरह की सिस्टमिक थेरेपी है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं कि हम किस तरह से पेशेंट को ट्रीट बेस्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं एचपीवी वैक्सीन के हवाले से, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? स्कूल्स एंड कॉलेजेस का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हमारा जो टारगेट एक्चुअली पॉपुलेशन है जिसमें कि हम कैंसर को प्रिवेंट करने का सोचते हैं वो हैं यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज़। जी 9 to 14 ईयर्स एज की जो गर्ल्स हैं या वो बॉयज़ हैं, दे आर ऑल इन द स्कूल, दे आर स्कूल गोइंग। और यहाँ पे ज़रूरत है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो अवेयरनेस है, ये बच्चों में आनी चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि हाँ कुछ कैंसर्स को हम रोक सकते हैं। उसमें सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल कैंसर है, और ये वैक्सीन लेने से इस तरह से हम इसको प्राइमरीली रोक सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि जब भी एक वैक्सीन लेते हैं उसके बाद में भी उनको अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना होता है कि सेक्सुअल हेल्थ अच्छी हो, जी ये समझना भी बच्चों को ज़रूरी है। और इसके साथ साथ नेचुरली जैसे जैसे अवेयरनेस आती है एक एक्सेप्टेंस आती है, और इसी कारण से
हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट वाज लॉन्च्ड इन February 2026 रिसेंटली, कि उसमें भी जो टारगेट किया है वो 14 इयर्स की गर्ल्स को टारगेट किया, ताकि एटलीस्ट हम इसको टारगेट करके और हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंशन जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए एक तरह से नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया जा रहा है अब, ताकि हर बच्चे को ये पता हो कि हाँ ये भी एक वैक्सीन है जिसको लेने से हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जब बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की, तो रोबोटिक सर्जरी क्या है और कैसे ये हेल्पफुल है गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी में? रोबोटिक सर्जरी एक तरह से सर्जिकल एडवांसमेंट है। अब गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में जो सर्जरीज होती हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव होती हैं, और जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो हमें एक्चुअली इंसिजन भी काफ़ी बड़ा देना पड़ता है, क्योंकि हमारा एम होता है कि प्राइमरीली जहाँ पे भी गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, से फॉर एग्जांपल सर्विक्स, बहुत अर्ली कैंसर है सर्विक्स का, या फिर यूट्राइन कैंसर है, या बहुत अर्ली ओवेरियन कैंसर है, इन सब में जो सर्जरी होती है वो एक्सटेंसिव होती है बेस्ड ऑन द डिजीज़ कि हाँ कौन सा वाला स्टेज है क्या, ये सारी चीज़ें। बट जब हम रोबोट असिस्टेड सर्जरी करते हैं तो ये एक तरह से मिनिमल एक्सेस होती है, यानी इसमें बहुत छोटे छोटे से 8 मिलीमीटर्स के यू कैन से 4 to 5 जो है वो पोर्ट्स होते हैं जी। और सर्जरी एग्जैक्टली उसी तरह से होती है जैसे ओपन से होती है, पर इसमें प्रिसीजन काफ़ी अच्छा होता है, इसके साथ साथ ब्लड लॉस भी काफ़ी कम होता है, और इससे जो रिकवरी है वो रिकवरी काफ़ी क्विक होती है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज विमेन दे लीव द हॉस्पिटल द वेरी नेक्स्ट डे बाय इवनिंग, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये महिलाएं जो हैं वो अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हैं, और आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जब देखते हैं और जब हम कंपेयर करते हैं ओपन सर्जरी से तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है बेहतर है बिल्कुल हमारे पेशेंट्स के लिए। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं को सर्जरी के बाद में आगे ज़रूरत होती है रेडिएशन थेरेपी की, कीमोथेरेपी की, तो रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी भी वो कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी शुरू कर सकती हैं। सर्जरी के 2 से 3 हफ्ते में ये एडजुवेंट ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं एडजुवेंट ट्रीटमेंट, यानी सर्जरी के बाद का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी शुरू कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उस पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव है, और इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो गायनेकोलॉजिकल कैंसर पेशेंट्स में काफ़ी अच्छी है, और इसका जो ऑन्कोलॉजिकल आउटकम है, यानी कि जो कैंसर है उससे जो केयर है या क्योर है, दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ओपन सर्जरी। जी डॉक्टर साहब, आखिर पे आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे व्यूवर्स के लिए, ताकि जो औरतें हैं वो सही वक्त पे सामने आए डायग्नोसिस के लिए और सही वक्त पे उनका इलाज मुमकिन हो, ताकि हम इस सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकें? तो आई थिंक हर महिला को हेल्दी रहना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत है, जो वो हेल्दी डाइट लें और उसके साथ रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, एक्टिव रहें, अपनी सोशल यू कैन से द सोशल लाइफ जो है वो दैट शुड बी सेक्सुअली अ हेल्दी लाइफ, एंड सोशल लाइफ अच्छी हो, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ हो, और अगर किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, कहीं कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको अपना सेल्फ चेकअप करवाना चाहिए, और स्क्रीनिंग टेस्ट यानी सिंपल पेप टेस्ट और HPV DNA टेस्टिंग से वो स्क्रीनिंग करवा सकती है, और जो यंग गर्ल्स हैं और यंग विमेन हैं उनको जो है वो HPV वैक्सीन देना चाहिए, ताकि हम जो है वो सर्वाइकल कैंसर को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके साथ और भी कुछ डिस्कस करना था लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, हमारे नाजरीन में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हम में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन तुहंद सठा सठा शुक्रिया वन तम प्रोग्राम वुचन बापत, प्रोग्रामस में शिरकत करने बापत। इंशाल्लाह नईस प्रोग्रामस में गई बेयी मुलाकात, तो तम थो पन्ने सेहतुक ख्याल, तुय ते खुदायस हवाल।